आज पश्चिम बंगाल और असम में दिग्गज नेताओं की एक के बाद एक कई रैलियां हैं। 1 मिनट में पूरा अपडेट आपको देते हैं। आज पीएम मोदी बंगाल में 1 और असम में 2 रैलियां करेंगे, तो वहीं बांकुड़ा में ममता बनर्जी आज पार्टी के लिए वोट मांगेंगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल कांथी में सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो असम जाएंगे, जहां करीब 3 बजे बिहुपुरिया में जनसभा करेंगे। फिर वो सिकझार जाएंगे, जहां करीब शाम 5:15 बजे वो रैली करेंगे। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 रैलियां करेंगी। ममता बनर्जी दोपहर 12:30 बजे बिशुनपुर में रैली करेंगी। इसके बाद वो ओंदाग्राम में दोपहर 2 बजे रैली करेंगी और दोपहर 3 बजे वो बांकुड़ा में रैली करेंगे। पश्चिम बंगाल और असम का चुनाव प्रचार खत्म होने में अब 48 घंटे से भी कम समय रह गया है। ऐसे में दिग्गज नेता जनता से वोट मांगने के लिए एक के बाद एक कई रैलियां कर रहे हैं। और मनसुख हिरेन मामला अब सरकार और विपक्ष के साथ साथ एनआईए और एटीएस के बीच की लड़ाई भी बनता जा रहा है। मनसुख हिरेन मामले में सरकार और विपक्ष के बीच पहले से ही आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी था, लेकिन अब इस मामले में एनआईए और एटीएस भी आमने सामने आ गई है। मंगलवार को कोर्ट में एनआईए ने ये कहा कि एटीएस इस मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रही है। 3 दिन पहले मनसुख हिरेन की मौत का मामला एनआईए को सौंपा जा चुका है, लेकिन एनआईए का कहना है कि इस मामले से जुड़ी फाइल्स अब तक उसे नहीं मिली है। आज कोर्ट में एटीएस को एनआईए के इन आरोपों पर जवाब देना है। वहीं स्कॉर्पियो कार मामले में एनआईए ने एपीआई रियाजुद्दीन काजी को पूछताछ के लिए बुलाया। ये पूछताछ कई घंटे तक चली। इसके बाद रियाजुद्दीन काजी घर लौट गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सचिन वजह के ठाणे वाले घर के तमाम सीसीटीवी एपीआई रियाजुद्दीन काजी ने ही गलत तरीके से लिए और अब उनमें से कई सीसीटीवी डिलीट हो चुके हैं। इस बीच महाराष्ट्र में अचानक कई पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर कर दिया गया। आज सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह की याचिका पर भी सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने अपने ट्रांसफर आदेश को भी चुनौती दी है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के पीएम को चिट्ठी लिखकर बधाई दी। पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को चिट्ठी लिखी और इस दिन के लिए पाकिस्तान की जनता को बधाई दी। उन्होंने लिखा, पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मैं पाकिस्तान के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। पड़ोसी देश के रूप में भारत पाकिस्तान के लोगों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध चाहता है और इसके लिए विश्वास का माहौल आतंक और शत्रुता से रहित जरूरी है। उन्होंने कोविड महामारी के नियंत्रण को लेकर भी पाकिस्तान के लोगों की प्रशंसा की। मानव जाति के लिए आए इस कठिन समय में मैं आपको और पाकिस्तान के लोगों को कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कृपया मेरी सर्वोच्च सहमति स्वीकार करें। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरान खान के कोरोना पॉजिटिव होने पर भी एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने इमरान खान के जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। मंगलवार को बिहार विधानसभा में विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को लेकर काफी हंगामा हुआ। मंगलवार को बिहार विधानसभा में विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 पास कर दिया गया। इस बिल को लेकर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि पहले तो मार्शल को बुलाया गया, लेकिन बाद में हालात बिगड़ते देख सदन के बाहर खड़ी पुलिस को अंदर बुलाना पड़ा। आज का दिन जो है काला दिन के रूप में देश की जनता याद करेगी। दरअसल इस विधेयक में बिहार सैन्य पुलिस को ज्यादा अधिकारियों से लैस किया जा रहा है। विधेयक के बिना वारंट तलाशी लेने की शक्ति वाले शीर्षक पर सबसे ज्यादा बवाल हो रहा है। इस शीर्षक में विशेष सशस्त्र पुलिस बल के सक्षम अधिकारी को किसी घटना के बाद आशंका के आधार पर संदेहास्पद व्यक्ति की तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार होगा। ऐसा करने के बाद वो गिरफ्तार व्यक्ति को अगली कानूनी कार्रवाई के लिए निकट के थाने में सौंपा जाएगा। प्रतिष्ठान की सुरक्षा में तैनात अधिकारी को बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी संदिग्ध को गिरफ्तार करने का अधिकार मिल जाएगा। मंगलवार को ये बिल विधानसभा में पास हो गया। तो बिहार विधानसभा में हुए हंगामे के बाद पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 बिल पर चर्चा के दौरान हुए हंगामे के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसे लेकर अब सियासत गर्मा गई है।
एक तरफ विपक्ष इस कानून को काला और अंग्रेजों का कानून बता रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि विपक्ष इस पर अफवाह फैला रहा है। इस बिल के विरोध में आरजेडी और लेफ्ट ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। विपक्ष ने मांग की कि सरकार इस कानून को वापस ले। वकील होगी, ना दलील होगी, ना वकील होंगे, सीधे यहाँ पर शक के आधार पर किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है, किसी की छानबीन हो सकती है। इस काले कानून के विरोध में हम प्रदर्शन के लिए खड़े हैं और सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि इस कानून को जल्द से जल्द। वहीं विपक्ष के हंगामे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विधेयक पढ़े बगैर ही विपक्ष अफवाह फैला रहा है। एक बार गौर से पूरे तौर पर पढ़ लीजिए और हाउस में जो प्रोसीडिंग में ये सारी चीजों को डाला जा रहा है, इन चीजों को देख लीजिए और उसके बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि ये कोई ऐसा कानून नहीं है जो लोगों को कष्ट में पहुंचाने वाला है। बलिया नगर के विधायक और योगी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने डीएम को चिट्ठी लिखकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति के बाद अब बलिया नगर के विधायक ने भी जिलाधिकारी को चिट्ठी लेकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि नमाज के दौरान अजान के लिए लाउडस्पीकर की ध्वनि आवश्यकता से ज्यादा है। उनका कहना है कि माइक पर होने वाले धार्मिक प्रचार प्रसार से बच्चों की पढ़ाई से लेकर आम लोगों तक को परेशानी होती है। तो मैंने जिलाधिकारी को लिखा है कि ये अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए कि एक तो जो उनके अधिक मात्रा में लाउडस्पीकर लगे हुए हैं उतरने चाहिए और लाउडस्पीकरों के लिए जो शाम को 6 बजे से सुबह 10 बजे तक बंद रहना चाहिए। इसके साथ जो जितना डेसिबल उच्चतम न्यायालय ने तय किया है उससे अधिक की ध्वनि की अनुमति उनको नहीं देनी चाहिए। इसी के संबंध में मैंने जिलाधिकारी बलिया को पत्र लिखा है। इससे पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति ने भी प्रयागराज के जिलाधिकारी को पत्र लिखकर लाउडस्पीकर बंद कराने की अपील की थी, जिसके बाद आईजी ने यह आदेश जारी कर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को पर गंभीर आरोप लगाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को एक सभा के दौरान बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कल वो राम को भी बेचने आएंगे। कल ये राम को बेचने आएंगे, आप देख लेना, मेरी बात याद रखना। कहेंगे राम खतरे में, ये नहीं कहेंगे हम खतरे में, हमारी कुर्सी खतरे में। अरे यार, जिस दिन भगवान राम को वोट चाहिए था तब तो मैं समझता हूँ ये दुनिया ही नहीं है। इस दौरान फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को एक तूफान कहते हुए पार्टी वर्कर्स को नसीहत दी कि हमें एक तूफान का मुकाबला करने के लिए इकट्ठा होने की जरूरत है। मजबूत करो, उस तूफान का मुकाबला करने के लिए हमें इकट्ठे खड़ा होना है। ये उनके खड़े तो कोई नहीं कहेगा हम अपना फर्ज अदा नहीं किया। फरीदाबाद के चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। 1 मिनट में पूरा अपडेट देखिए। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में हुए निकिता हत्याकांड मामले में आज फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने 24 मार्च यानी आज के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में पिछले साल 26 अक्टूबर को निकिता तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये पूरी वारदात पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। पुलिस ने 27 तारीख को आरोपी तौसिफ और उसके दोस्त रेहान को गिरफ्तार किया। बाद में देसी कट्टे का इंतजाम करने वाले उनके तीसरे साथी अजरू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वारदात में लव जिहाद का एंगल होने का शक हुआ। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया। पुलिस ने वारदात के 11 दिन के अंदर ही चार्जशीट फाइल कर दी। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में 64 लोगों को गवाह बनाया। मामले की सुनवाई हर दिन होने लगी। पुलिस ने फरवरी महीने में भी एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। इसमें 10 और लोगों को गवाह बनाया गया। उधर अभियोजन पक्ष ने कुल 55 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। 2 गवाह बचाव पक्ष की ओर से भी पेश किए गए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों के हमले में 5 जवान शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों के हमले में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि 8 जवान घायल हो गए। नक्सलियों ने जवानों की बस को अपना निशाना बनाया था, जिसमें करीब 30 जवान सवार थे। बताया जा रहा है कि ये जवान एक ऑपरेशन को खत्म करके कैंप वापस लौट रहे थे। इस बीच कन्हार गांव के पास बनी एक पुलिया पर धमाका हुआ और बस खाई में जा गिरी। नक्सलियों ने पुलिया के पास ब्लास्ट किया, जहां पे
जो बस डिसबैलेंस होके पुलिया से नीचे खाई में गिर गई। हमारे 5 जवान उसमें शहीद हो गए हैं और 7 लोगों को अभी तक हम लोग रेफ़र कर दिया, जिनको थोड़ी सीरियस इंजरी थी तो उन्हें बेहतर उपचार के लिए रायपुर हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया है। सभी स्टेबल हैं और जो बस में बाकी लोग सवार थे उन्हें भी, कुछ लोग शॉक में हैं और कुछ लोगों को मामूली चोट आई है, उन लोगों को हॉस्पिटल में अभी प्राथमिक उपचार दिया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही सरकार के मंत्री और जिलाधिकारी सभी अस्पताल पहुंच गए और घायल जवानों का हालचाल पूछा। अब देश भर का कोरोना अपडेट आपको बताते हैं सिर्फ 1 मिनट। देश में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार अभी भी काफी ज्यादा है। पिछले 24 घंटे में देश में 40,715 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 199 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 29,785 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,16,86,796 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,11,81,253 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,45,377 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,60,166 मौतें हो चुकी है। देश का रिकवरी रेट 96% से कम हो गया है। मृत्यु दर भी 1.5% से कम है। देश में अब तक 4,84,94,594 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। और राजधानी दिल्ली की कोरोना से जुड़ी हर खबर देखिए बस 1 मिनट। दिल्ली में कोरोना के नए मामले अब 1,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1,101 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 4 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में 620 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,49,973 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,34,595 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 4,411 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,967 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना रिकवरी दर 97% से ज्यादा है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 1.70% है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 84,237 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। दिल्ली में कुल 1,39,74,132 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। Good evening and welcome to Z News Bulletin.